नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जो कि 1857 की क्रांति का उद्धारक था। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसकी चिंगारी लॉर्ड डलहौजी ने लगाई थी। जिस तरह से कि किसी की पेंशन रोक देना या फिर किसी के राज्य को हड़प लेना और शासन विस्तार करना और किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना, यही कारण था 1857 की क्रांति का विद्रोह। इसीलिए हुआ था 1857 की का विद्रोह। अब इस विद्रोह में हुआ क्या था कि जो मंगल पांडे था, इसका मेन मुद्दा बना था मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में, जो कि पश्चिम बंगाल में। तो 1857 की क्रांति के बारे में जब बताऊंगा उन चीज़ों को तब पढ़ाऊंगा। लेकिन अब आता क्या है कि इसकी आग 1857 के विद्रोह की आग को तो लॉर्ड डलहौजी लगा गया, लेकिन ये लड़ाई लड़ी किसने थी? ये लड़ाई लड़ी थी लॉर्ड कैनिंग ने। अब लॉर्ड कैनिंग का मेन रोल क्या रहा था दोस्तों? यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर के 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। हाँ भाई, अंतिम गवर्नर जनरल क्यों था? इसका कारण ये था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह हुआ था। और 1857 के विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह को रंगून निवासित कर दिया गया था, यानी कि बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया और भारत से निकाल दिया गया। अब हुआ क्या कि आगे जो लॉर्ड कैनिंग था, 1857 के विद्रोह के बाद जो वहाँ की महारानी थी इंग्लैंड की, उन्होंने एक पत्र भेजा और वो पत्र लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा। और उसमें लिखा हुआ था कि आज से आप गवर्नर जनरल न होकर के आज से आप भारत के वायसराय कहलाओगे, और ये सत्ता अब अंग्रेजी क्राउन जो शासन है वो चलाएगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह का उसमें लिखा हुआ था। तब से यह भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? यानी भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन गए, तो इन्होंने जो मुख्य जो कार्य किए थे दोस्तों, वो इस तरह से किए। कैनिंग के काल में आईपीसी और सीपीसी और सीआरपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया। और कैनिंग के समय में ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित हुआ। और कैनिंग के कार्यकाल में ही भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह भी हुआ। भाई, नील विद्रोह क्या होता है? देखो, नील विद्रोह ये था कि जिस तरह से आज आप इस समय आलू की खेती करते हो और आलू का रेट कुछ मद्दा हो जाए, तो होता क्या है दोस्तों कि किसान आलू करना छोड़ देगा, या फिर सरकार ज़बरदस्ती करे, कोई भी फसल हमारी मद्दी जा रही हो और सरकार हम पर ज़बरदस्ती कराए तो किसान नहीं करेगा। तो इसी तरह से अंग्रेज़ों का सिस्टम था कि भाई नील की खेती करो। और उस समय पर क्या था कि केमिकल आते थे रंगों के, और ये नील था, ये बहुत ही सस्ते दामों में जाता था, इसलिए भारतीय लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे। इसीलिए ये नील का विद्रोह हुआ था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? कैनिंग के शासनकाल में। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। और इसके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। यानी कि स्वतंत्र रूप से 1856 में कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था।
अब ये काम तो कैनिंग के थे। अब इनके बाद ऐसा लॉर्ड एल्गिन, इनका शासनकाल रहा था 1862 से लेकर के 1863 तक। और इनके बाद है सर रॉबर्ट नेपियर, इनका शासनकाल रहा था 1863 से 1863, बस कुछ ही समय के लिए ये रहे थे। अब इनके बाद जो मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं उनका नाम है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल रहा दोस्तों वो रहा था 1869 से लेकर के 1872 तक। 1869 से लेकर के 1872 तक। अब इनका नाम ऐसा क्यों लिया गया, क्या कारण है कि इनके शासनकाल में क्या मुख्य घटना हुई? तो इनके शासनकाल में जो घटना हुई थी वो हुई थी भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना, यानी भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। और पहली असफल जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 1872 में असफल जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के में। या पहली असफल जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। और लॉर्ड मेयो ने के शासनकाल में 1872 में अजमेर राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। और 1872 में कृषि विभाग की स्थापना मेयो के शासनकाल में की गई। अब हुआ क्या कि लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगानी व्यक्ति ने 1872 में चाकू मारकर कर दी गई, या कह सकते हैं इसे काला पानी की जो घटना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के साथ हुई थी। अब इनका तो काम खत्म हो गया। अब इनके बाद आते हैं आगे जो कूका आंदोलन वाले हैं जिनका नाम है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनका शासनकाल रहा दोस्तों 1872 से लेकर के 1876 तक। इनके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था और इसीलिए अकाल पड़ने के कारण हुआ क्या कि भारत में उनकी नीति करों में कमी, अनावश्यक कानूनों को न बनाने तथा कृषि योग्य भूमि पर भार कम करने की थी। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही पंजाब में कूका आंदोलन, यानी कि ये कूका आंदोलन चला था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में पंजाब में चला था। और नॉर्थब्रुक ने 1875 में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को पदच्युत कर दिया था। और नॉर्थब्रुक के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय भारत की यात्रा पर 1875 में आए। और इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने के से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। आगे आते हैं लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन का शासनकाल भी बहुत ज़बरदस्त रहा दोस्तों। अब इसके शासनकाल में हुआ क्या कि इसने शासन किया था 1872 से लेकर के 1880 तक। इसका पूरा नाम था रॉबर्ट बुलवेल लिटिन एडवर्ड तथा एवं इसका एक उपनाम और था ओवेन मेरेडिथ। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकारक, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्य में ऐसे ओवेन मेरेडिथ नाम से जाना जाता था, यानी कि इसे किसी नाम से जाना जाता? ओवेन मेरेडिथ। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ऐसा कौन सा अंग्रेज था जो कि एक निबंधकार भी था और उपन्यासकार भी था, वो कौन था? लॉर्ड लिटिन। अब इसके शासनकाल में हुआ क्या दोस्तों? समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा। इसने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। जब अकाल इसके शासनकाल में पड़ा है तो अकाल आयोग की स्थापना कौन करेगा? यही करेगा, और कौन करेगा? अकाल आयोग की स्थापना इसी ने की है। और इसी के शासनकाल में 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। और लिटिन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। यानी कि इस लॉर्ड लिटिन ने क्या किया था? अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। और वर्नल प्रेस एक्ट
पारित किया गया, जिसके कारण कई स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र आदि को विद्रोहात्मक सामग्री के प्रकाशन का आरोप लगाकर बंद किया गया था। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने का मुख्य कारण ये था कि जो भी समाचार पत्र हैं उनको रोका जा सके। और इसके समय में सशस्त्र एक्ट, आर्म्स एक्ट 1878 पारित हुआ, जिसमें भारतीय को सशस्त्र रखने और बेचने को से रोका गया। यानी कि इसी ने क्या किया कि भाई भारतीय लोग ना तो कोई हथियार बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं और ना ही अपने पास रख सकते हैं। और इसने एक और काम किया था, सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु घटाकर 19 वर्ष कर दी। यानी कि पहले जो आयु थी वो 21 वर्ष थी और अब इसने कितनी कर दी, 19 वर्ष। क्योंकि अब 19 वर्ष का जो बच्चा होता है वो इतना समझदार नहीं होता जो कि 21 वर्ष का होता था। ठीक है, तो पहले कितनी थी, 21 थी और अब कितनी कर दी इसने, घटा करके 19 कर दी है। अब इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का शासनकाल रहा दोस्तों 1880 से लेकर के और 1884 तक। इसकी जो मुख्य घटना थी, एक तो ये थी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया, जिस कारण इसे प्रेस का मुक्तदाता भी कहा जाता है। यानी लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है। इसने प्रेस को मुक्त कर दिया, भाई आप अखबार बनाओ और बेचो। और क्या किया इसने, उल्टा ही कार्य किया उससे जो पिछला वाला था। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 से बढ़ाकर 21 कर दी। अच्छा, और एक और काम किया था इसने, जो कि मुख्य जो घटना होती है उस घटना को अंजाम दिया। ये कौन सी घटना थी, ये घटना थी नियमित जनगणना 1881 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 1881 में जनगणना आरंभ हुई भारत में। यानी कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना करवाई गई और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के द्वारा लगाया गया। और रिपन के समय में 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन हुआ। हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ साहब, में स्थानीय प्रशासन प्रणाली की शुरुआत हुई। और 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय में ही पारित हुआ, जिससे भारतीयों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार दे दिया गया। यानी एल्बर्ट बिल का क्या था, 1883 में जो पास हुआ था, इसमें क्या था कि यूरोपीय कोर्ट में भारतीय लोग भी जज बन सकते हैं। और इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। यानी भारत का उद्धारक कौन है, लॉर्ड रिपन। इसने बहुत अच्छे कार्य किए और अच्छा शासन भी इसी ने चलाया था। अब इसके बाद दोस्तों आगे है हमारा लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन ने क्या क्या कार्य किए वो भी देख लीजिए। इसका भी शासनकाल बहुत अच्छा रहा लॉर्ड डफरिन का। इसका शासनकाल रहा था 1884 लेकर के 1888 तक। इसके शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में AOUM की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसी समय में बंगाल टेनेंस एक्ट, किराया अधिनियम, अवध टेनेंस एक्ट तथा पंजाब टेनेंस एक्ट पारित हुए, यानी कि जिसे किराया अधिनियम कहते हैं। अब इसके शासनकाल में क्या हुआ, अगला जो आ रहा है ये लॉर्ड लैंसडाउन। इसका शासनकाल रहा था 1888 से लेकर के 1894। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, का निर्धारण 1893 में लैंसडाउन के समय में हुआ। यानी कि लैंसडाउन के समय में डूरंड रेखा 1893 में लगाई गई या खींची गई। और इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिन डूरंड, यानी कि अपने नाम पर उसने रख दिया था डूरंड रेखा, और अफगान अमीर अब्दुल रही खान के बीच हुआ था। अफगान का भी बंटवारा अंग्रेज़ों ने करवा दिया और भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या हुआ, बंटवारा हो गया। अब बात आती है लॉर्ड कर्जन की।
लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा था 6 जनवरी 1899 से और 1905। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा पर प्रांतीय पुलिस की स्थापना व केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना सीआईडी की भी स्थापना की गई। सीआईडी की स्थापना इसी के शासनकाल में की, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और कर्जन के समय में उत्तरी पश्चिमी सीमांतर प्रांत की स्थापना की और शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसकी अनुशंसाओं पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। इसकी जो मुख्य घटना थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में वो थी बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो। अब लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल रहा था 1905 से लेकर के 1910 तक और इसने इसी के शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। और एक सूरत में अधिवेशन हुआ था 1906 में, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसका 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकीकरण हुआ। यानी कि नरम दल और गरम दल, दो दलों में कांग्रेस का विभाजन हुआ। और लॉर्ड मिंटो के समय में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व में मामूली बढ़ोतरी हुई और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया। इसके कार्यकाल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, जिससे प्रफुल्ल कुमार चौकी के साथ मिलकर कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड की बग्गी पर बम फेंका था। अब आता है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय का मेन रोल क्या था कि ये रहा था 1910 से लेकर के 1916। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि 1910 में कौन वायसराय था। ये था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। अब लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में सन 1911 में जॉर्ज पंचम का आगमन होता है दिल्ली दरबार में। और यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, 1911 में ही बंगाल के अलग करण के बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्यों का निर्माण हुआ। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि बंगाल का पुनर्गठन हो जाता है दोबारा से, यानी कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसे रद्द कर दिया गया, दोबारा से उन दोनों को मिला दिया गया। अब लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये मुख्य पॉइंट बन जाता है कि कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित किया गया था राजधानी को, तो हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और 1914 में इसी के समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके लिए वह भारत का समर्थन पाने में असफल रहा। और हॉर्डिंग के समय में ही 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। और एक और दोस्तों बात बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में पहली बार जनगण मन गाया था। किसके स्वागत में, जो जॉर्ज पंचम भारत आया था उसके स्वागत में ही उन्होंने जनगण मन गाया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगा और आगे की वीडियो में बताऊंगा। आगे की जो वीडियो होगी मेरी बहुत ही सुपर होगी और इसमें 1857 की क्रांति के बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना